हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कल जो है आपकी क्लास मंडे को अपलोड नहीं हो पाई थी और इसमें 2 ही न्यूज़ थे, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थे इसमें। तो मैंने सोचा 9 और 10 दोनों दिनों की आज ही अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में ही कम-कम न्यूज़ हैं और 2-2 3-3 न्यूज़ हैं। एक में 1-2 न्यूज़ 2 भी महत्वपूर्ण हैं, उनको हम बेहतर गहराई से कवर करेंगे और उसके बाद में जो सिंपल न्यूज़ हैं, जो हमें लगता है जिनके बारे में स्तरीय जानकारी होनी चाहिए, वो ऐसे ही नॉर्मल वे में उनको देख लेंगे। तो फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ करंट अफेयर की। और आज 9 अक्टूबर और फिर उसके बाद में देखेंगे 10 अक्टूबर की। सबसे पहले पहली न्यूज़ है हमारी, वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति। इसके अंतर्गत इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति किस राज्य में, किस देश में कितने समय के लिए इंटरनेट की जो है बंद रहा और कहाँ-कहाँ पर ये किस समय तक ओपन रहा, कहाँ-कहाँ पर बंद रहा, और इसके लिए एक रिपोर्ट आई है। और वर्ष 2023 में प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसरशिप व्यवस्था, भारतीय दंड संहिता और इसके आगे है आपकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता, केंद्रीय प्रमाणन ब्यूरो, CBFC, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। इसके बाद में मेंस के लिए स्टेट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम इन 2023 और भारत में सेंसरशिप व्यवस्था और इसके लाभ, सीमाएं, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं और सीमाएं, क्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही। इतने सारे मुद्दे हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। चर्चा में क्यों है, न्यूज़ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हालिया रिपोर्ट जो आई है फ्रीडम हाउस, वाशिंगटन DC में स्थित है। फ्रीडम हाउस एक गैर लाभकारी संस्था है जो नॉन प्रॉफिट है, गैर लाभकारी। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 13 वर्षों से इंटरनेट की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें 29 देशों में मानवाधिकारों के लिए ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र की गंभीर जो स्थिति है, गंभीर वहाँ पर दिखाई दी है। कितने देश हैं? 29 देश हैं आपके, जहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। वहाँ पर ऐसे वर्ष 2023 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वर्ष जून 2022 और मई 2023 के बीच के इंटरनेट की स्वतंत्रता का जो है जिक्र किया गया है और लगभग यह विश्व के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी रखने वाले लगभग 70 देशों में 70 देश जो होते हैं इंटरनेट की लगभग 88% रखते हैं। तो इसको 70 देशों को कवर किया गया है, जिसमें 88% जो है इंटरनेट का यूज दिखाई देता है। और यह रिपोर्ट जो होती है, इसका मूल्यांकन 5 सेंसरशिप तरीकों से किया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये मुद्दे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, रह सकते हैं, और ये मुद्दे आपको पता होने भी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ज़रूरी है कि ये आपको पता होने और मेंस में ये लिखने के लिए भी काम आ सकते हैं। प्रीलिम्स में एज ए फैक्टर स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है आपसे। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतिबंध, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, वेबसाइट ब्लॉक, VPN ब्लॉक और सामग्री कंटेंट को इंटरनेट में से जबरन हटाया जाना। जो आपने किसी भी व्यक्ति ने ऐसे जो प्रतिबंधित कंटेंट है उसको अपलोड कर दिया है, उसको भी हटवाना और VPN ब्लॉक कर देना, और आपका जो वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर देना, जो भी गलत तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं उनको ब्लॉक कर देना। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई सारे 59 ऐप चाइना के अभी हाल में कुछ दिन पहले भारत ने बैन किए थे, 1 साल पहले। और इंटरनेट कनेक्टिविटी किस राज्य में, अभी वर्तमान में हाल का मुद्दा चल रहा था कि मणिपुर में इंटरनेट बैन था और हालिया सामान्य दशाएँ हो रही हैं, तो वहाँ पर लागू किया जा रहा है, फिर से बहाल किया जा रहा है उसको, इंटरनेट को। ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं डिजिटल नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की जो भूमिका है उसको देखने के लिए।
डिजिटल नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो आप सभी को पता है। आपने सुना होगा एक ऐप जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एआई आधारित बेस्ड पूरा जो टोटली डिपेंड ऑन जो ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल डिपेंड है उसी पर, ठीक है। तो तेजी से परिष्कृत और सुलभ सुलभ होते जा रहे हैं। एआई आधारित उपकरणों का उपयोग कम से कम 16 देशों में गलत सूचना को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। कितने देश देख रहे हैं आप? 16 देश ऐसे हैं जहां पर गलत सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है एआई के द्वारा। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों से उपयुक्त माने जाने वाली सामग्री जो होती है उसका कंटेंट भी 22 देशों में, देख रहे हैं आप, 22 देश ऐसे हैं जो मतलब गलत तरीके से सामग्री, कंटेंट, सोशल, राजनीतिक, मतलब पता नहीं कैसे-कैसे मुद्दे जो होते हैं उसके विस्तारित कर रहे हैं। मतलब प्रभावशीलता को ये जो क्या कहते हैं, भड़काऊ मुद्दे होते हैं उनको बढ़ावा दे देते हैं ये लोग। मतलब ये ऐसे-ऐसे सामग्री, कंटेंट, मतलब किसी का मेम बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, ऐसे किसी का फ़ोटो डाल दिया किसी के साथ में, ऐसे। ऑनलाइन अभिव्यक्ति के कानूनी परिणाम एवं हिंसक घटनाएँ हो सकती हैं कुछ इनसे, तो इनको हम देख लेते हैं। मूल्यांकन में शामिल 70 देशों में लगभग 55 देशों में उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के कानूनी परिणाम पर भुगतने पड़े। कानूनी परिणाम भुगतने पड़े। 70 देशों में 55 देश ऐसे हैं जहाँ पर ऑनलाइन जो अभिव्यक्ति है, मतलब स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसके जो कानूनी परिणाम हैं वो मतलब उनको बनाने पड़े और कानूनी तौर तरीकों को उनको देखना पड़ा, मतलब उनसे जानना पड़ा, सीखना पड़ा। इसके अतिरिक्त 41 देशों में व्यक्तियों पर उनके ऑनलाइन बयानों के कारण हमला किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। 41 देश ऐसे हैं जहाँ पर उनके बयानबाजी के बाद में उनकी हत्या भी हो चुकी। राष्ट्र राष्ट्र विशिष्ट निष्कर्ष क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत? ईरान में इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग एवं सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए निगरानी की व्यवस्था को ठोस किया जाना डिजिटल इंटरनेट नियंत्रण की काफ़ी वृद्धि को दर्शाता है। ईरान में हालिया ये सभी मुद्दे चल रहे थे और ये मुद्दे जो हैं बड़े स्तर पे मतलब ईरान में हो रहे थे काफ़ी कुछ दिन पहले। और इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में चीन का प्रदर्शन लगातार 9वें वर्ष सबसे खराब रहा है। इसके बाद ऑनलाइन स्वतंत्रता के बाद मामले में म्यांमार दूसरे दमनकारी देश रहा है। मतलब जो चीन है, चाइना, इंटरनेट सबसे मतलब इंटरनेट के मामले में सबसे बेकार स्थिति रही है चाइना की। उसके बाद में म्यांमार अपना पड़ोसी देश है, वो मतलब इससे खराब पायदान पर रहा है। आंग सान सू की जो वहाँ की मतलब महिला, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक प्रधानमंत्री थी, तो या राष्ट्रपति, जहाँ तक मुझे याद नहीं। और ये जो मतलब आंग सान सू की को वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने हटा दिया था और मतलब उनके बीच में भड़काव चल रहा था। तो ऐसे-ऐसे मुद्दे चल रहे थे म्यांमार में। भारत में एआई आधारित सेंसरशिप कैसी है? तो भारत में अपने कानूनी ढांचे में एआई आधारित सेंसरशिप का उपयोग कर रहा है और जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना कठिन हो गया है। आपने लगातार देखा होगा कि जो भी राज्यसभा में, लोकसभा में जो भी मुद्दे आ रहे हैं ना, उस पर डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो रहा और बिल पास हो जा रहा है। ये मतलब नोट करने वाली बातें हैं क्योंकि राजनीति का राजनीतिकरण किया गया है। राजनीति का राजनीतिकरण किया गया है। जो सत्तारूढ़ दल है वो उसमें कहते हैं ना, आदर्शवाद जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आदर्शवाद जो अवस्थिति है तभी देखने को मिलती है जब अगर किसी व्यक्ति के पास 300 सीटें हैं कहीं पर, तो उसमें से 151 एक के पास हों और 149 दूसरे विपक्ष के पास हों, तभी आदर्श लोक स्थिति मतलब हो सकती है लोकतंत्र की स्थिति। और नहीं तो फिर मतलब जो सरकारें हैं अपना धावा जमा लेती हैं और उसके बाद में जो सत्तारूढ़ दल होता है वो उसका जो विरोध होता है, जो सही दिशा होती है दिखाने के लिए, वो मतलब जो स्वतंत्रता होती है वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जो विपक्ष होता है कमज़ोर मुद्दे के रूप में बनकर उभरता है, जैसे कि वर्तमान में देखने को भी मिलता है कभी-कभी। इस रिपोर्ट में सेंसरशिप व्यवस्था के विस्तार के कारण भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चेतावनी दी गई है। आप देख सकते हैं चेतावनी तो मिल ही रही है।
जिससे देश में आगामी वर्ष 2024 में पारदर्शी, निष्पक्ष और आम चुनाव में पाना चुनौती हो सकती है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी प्रतिबंध लगा सकता है कि ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं वैसा है, ऐसा किया जा सकता था, मतलब धांधली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है ना? तो इसके लिए वर्ष 2024 में निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल चुनाव कराए जा सकें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसद संसद सिर्फ ऐसी जानकारी, सूचना, विचारों और व्यक्तियों को दबाने अथवा नियंत्रित करने का कार्य करता है और किसी भी विशेष समूह, संगठन या सरकार के आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील माना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों और संस्थानों और अधिकारियों द्वारा कुछ कंटेंट के प्रसार, प्रकाशन अथवा को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके दायरे में टेलीविज़न और भाषण जो भी मतलब आते हैं, थिएटर, फ़िल्म, विज्ञापन इत्यादि इत्यादि सभी, ठीक है। आईपीसी की धारा हमारी क्या करती है? सीआरपीसी की दंड संहिता प्रक्रिया जो हमारी है, सीआरपीसी की धारा 95 कुछ कंटेंट प्रकाशनों को जब्त करने का प्रावधान भी करती है। ये समाचार पत्र, पुस्तक व दस्तावेज चाहे तो उन्हें कहीं भी मुद्दे में ऐसी कोई जानकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार या राज्य के लिए हानिकारक मानती है, तो इस प्रावधान के तहत जारी एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उसे दंडित भी किया जा सकता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो है, वर्ष 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। यह सार्वजनिक डोमेन फिल्मों की सामग्री के विनियमन का कार्य करता है। फिल्मों के सीबीएफसी द्वारा पूर्व प्रमाणन के अधीन होती हैं और प्रसारकों को प्रोग्राम कोड, विज्ञापन कोड नियमों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। अगर ये लोग पालन नहीं करते हैं तो फिल्म को फ्लॉप किया जा सकता है। किसके द्वारा? आपकी जो सीबीएफसी है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के द्वारा, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत एक वैधानिक निकाय है। कौन? ये भी भारतीय प्रेस परिषद जो है हमारा वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। मतलब कभी कभी ये न्याय के क्षेत्र में भी कार्य करता है और ये वैधानिक निकाय तो है ही, या प्रेस के क्षेत्र में स्वनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। मीडिया डोमेन में आने वाली चीज़ों को विनियमित करती है। यह मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के लिए नियमन का अभ्यास करने की आवश्यकता पर जोर देने के साथ ही सामान्य मीडिया की निगरानी रखने का भी कार्य करता है। अर्थात ये मतलब निगरानी का कार्य भी करता है और पत्रकारों के लिए जो उनका नियमन होता है वो भी करता है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995 का है। इसको प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों को विनियमित करता है। केबल ऑपरेटरों का अन्वीक्षण करता है। अधिनियम के तहत केबल ऑपरेटरों के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो भी केबल का मतलब विस्तार किया जाता है उसके लिए पंजीकरण करवाना ज़रूरी है। उसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2021 का है। सोशल मीडिया को विस्तार से देखते हुए सेंसरशिप का विषय रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले यह क्षेत्र सरकारी प्राधिकरण की प्रत्यक्ष निगरानी और प्रत्यक्ष विशिष्ट नियमन के अधीन नहीं था। उसके बाद में आईटी दिशा निर्देश, डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के हैं कुछ, और इसके अंतर्गत सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दायरे में फिल्म, ऑडियो, वीडियो, विजुअल कार्यक्रमों, समाचार और समसामयिक मामलों के करंट कंटेंट और अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसे हॉटस्टार जैसे ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों सहित डिजिटल व ऑनलाइन मीडिया को लाने के लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत व्यावसायिक आवंटन नियमों में बदलाव किया है। सेंसरशिप के लाभ और सीमाएं हैं कुछ इसके लाभ हैं। सामाजिक उद्योग को सद्भाव को बनाए रखने में सेंसरशिप की भूमिका हो सकती है। राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। झूठी मान्यताओं और अफवाहों के प्रसार पर रोक हो सकती है इसके द्वारा। और इंटरनेट सेंसरशिप ऑनलाइन अनुचित जानकारियों को भी नियंत्रित करते हुए बच्चों के लिए हानिकारक बाल अश्लीलता, यौन संबंध और यौन हिंसा, अपराध जैसी नशीली दवाओं के प्रयोग के बारे में ऐसी जानकारियाँ जो होती हैं फैलाने वाली वेबसाइटों को प्रदान कर सकते, मतलब उनको नियंत्रित किया जा सकता है। सीमाएं कौन सी हैं? मोरल पुलिसिंग के लिए उपकरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। इसके अंतर्गत जैसे कई सारी भारत में जानते हैं आप बहुत सारी विविधता है और ये हमारी पहचान भी है। गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान के साथ कई मामलों संरक्षित भी नहीं है यहाँ पर। आगे की राह में हम क्या देख सकते हैं? आगे की राह में जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिजिटल संचार सूचनाओं तक पहुँच के लिए ठोस विधिक नियामक उपायों का
मतलब जो भी नियम बनाए जाए उनको कठोरता से लागू किया जाए, और कुछ नहीं हो सकता है। और लोगों की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाए, और एआई को पर्याप्त रूप से विनियमित करते हुए इसका उपयोग इंटरनेट की स्वतंत्रता को कम करने के बजाय उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन मतलब सीमित मात्रा में। भारत, ईरान और चाबहार बंदरगाह। भारत का जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है उसके बारे में एक न्यूज़ है हमारी, सेकंड वाली। और चाबहार बंदरगाह के बारे में इसको जानेंगे, और उसके बाद में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, भारतीय मुद्रा रुपए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गोस्ट्रो खाता। और गोस्ट्रो खाता क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और भारत मेंस के लिए, भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व, भारत ईरान के बीच में क्या संबंध हमारे रहते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको मिलेगी। सबसे पहले जानने वाले हैं हम, ये चर्चा में क्यों था, ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिए 10 वर्ष समझौते को अंतिम रूप देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में अग्रसर है, जिसके तहत प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष के परिचालन के लिए इसको जो एक समझौता हो रहा है भारत और चीन का, ईरान का, तो इसके बीच में 10 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब जो प्रगति के लिए दिशा में जो ये समझौता हो रहा है, इसके विषय में प्रमुख जानकारी जो हम जुटाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है आगे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों में ईरान के क्षय हो रहे मुद्रा भंडार, जिससे विशेषकर फार्मास्यूटिकल, अनाज, चाय जैसी वस्तुओं का व्यापार बाधा में उत्पन्न हुई है, के मुद्दे समाधान पर विचार कर रहे हैं। देखिए, जो चाबहार बंदरगाह है भारत द्वारा बनाया गया ईरान का प्रमुख बंदरगाह है, और वर्तमान में जो ईरान में अभी पिछली न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि ईरान में काफ़ी हिंसाएं भड़क रही थी, तो वो इसके सबके चलते जो व्यापार है वहाँ का, व्यापार में गिरावट देखी गई। फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी उनमें भी मतलब गिरावट है। और ईरान में अनाज की जो मतलब कमी देखी जा रही है। चाय भी मतलब यहाँ पर समस्या ग्रस्त है, मतलब चाय की भी आवश्यकता है। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व क्या है, ये मेंस का टॉपिक बन सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाबहार बंदरगाह आप लोग देख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और काबुल, कहाँ से कहाँ होते जाता है कि मतलब हमारे यहाँ से चलता है भारत के मुंबई, और यहाँ पर है अपना चाबहार बंदरगाह, आप लोग देख सकते हैं चाबहार पोर्ट। और पाकिस्तान का जस्ट बगल में ग्वादर पोर्ट है, जिसको चाइना ने मतलब इसको निर्मित करवाया था। और ईरान से हमारे काफ़ी ठीक ठाक संबंध रहे हैं। परिचय क्या है, चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। देख लीजिए आप, केवल एकमात्र जो भारत के द्वारा निर्मित एकमात्र ईरान का समुद्री बंदरगाह है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। मकरान तट पर, ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे पूछ सकता है कि जो चाबहार बंदरगाह है भारत का, चाबहार बंदरगाह ईरान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चाबहार, ऐसा क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में देगा आपको, चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ऐसा पूछ सकता है। और ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र बंदरगाह है। एकमात्र समुद्री बंदरगाह और एकमात्र बंदरगाह, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। और जो समुद्री बंदरगाह है केवल एकमात्र कौन सा है, चाबहार। और ऐसा स्टेटमेंट अगर मिलता है आपको तो उसके बारे में आप ख्याल रखिएगा। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में, देखिए अब ईरान में भी बलूचिस्तान प्रांत है, मकरान तट पर स्थित है। चाबहार में दो मुख्य बंदरगाह हैं, एक शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेस्ती। शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेस्ती। यूपीपीसीएस या अदर पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह में निम्नलिखित में से कौन से दो बंदरगाह हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख बंदरगाह हैं या कौन से दो मुख्य बंदरगाह हैं। तो उसमें से आपको दिखाई देना चाहिए कि शाहिदी कलंतरी और शाहिद कलंतरी, शाहिद बेहेस्ती, ये दोनों होने चाहिए आपको, ठीक है। शाहिद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। ईरान ने भारत को शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी, जिसकी भारत द्वारा सराहना की गई थी, ठीक है।
शाहिद बेहस्ती भारत द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भारत को ईरान ने इस पर कहा था कि भाई आप विकसित करिए, हमारे यहाँ पर पोर्ट बनाइए। चबार पोर्ट डील के संबंध में प्रगति और अपडेट क्या है? दोनों देशों ने वर्ष 2016 में भारत के लिए बंदरगाह के लिए शाहिद बेहस्ती टर्मिनल और 10 वर्ष के लिए क्या किया था, विकसित संचालित करने के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि समझौते के कुछ खंडों पर मतभेद सहित कई कारकों के कारण दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने में कुछ देरी हो गई थी। और उसके बाद में क्या होता, विवादों के मामले में मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से संबंधित खंड मुख्य रूप से मुख्य मुद्दों में से एक था। मतलब मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से संबंधित खंड था, जो मध्यस्थता का क्षेत्र मतलब करने वाला था, वो क्षेत्र जो था मुख्य रूप से एक मुद्दा था कि मतलब उसको कैसे उसकी मध्यस्थता की जाए दोनों देशों के बीच में, और कैसे उसको सुलझाया जाए और उसका समझौता मतलब संपन्न हो सके। भारत चाहता था कि मध्यस्थता किसी तटस्थ देश द्वारा की जाए, जबकि ईरान द्वारा अपने न्यायालय या किसी मित्र राष्ट्र को प्राथमिकता देना चाहता था। भारत चाहता था कि कोई भी ऐसा देश करे, ठीक है, कोई भी मध्यस्थता कोई ऐसा देश करे जो तटस्थ हो, ना कि भारत की तरफ हो ना ही ईरान की तरफ हो। और अगर कोई देश ऐसा करेगा तो वो भारत के लिए सक्षम नहीं, मतलब भारत उसके लिए राजी नहीं था। और ईरान क्या चाहता था, ईरान चाहता था कि वो हमारा जो न्यायालय है ना, जैसे अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही ईरान का जो न्यायालय था वो करे। और या तो कोई मित्र राष्ट्र करे, मित्र राष्ट्र जानते हैं ना आप, मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र वाला, ठीक है, तो उनमें से कोई मित्र राष्ट्र करे, उसका कोई मित्र राष्ट्र ईरान का ही कोई मित्र राष्ट्र करे, और या तो ईरान का कोर्ट करे, ठीक है, मतलब न्यायालय करें। तो उनमें से इसीलिए कुछ विवाद था। कुछ हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत और ईरान के मध्यस्थता के मुद्दे पर मतभेदों को कम किया गया है। दोनों पक्षों पर इन मामलों पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और दुबई की मध्यस्थता न्यायालयों में उठाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दुबई अगर मतलब मध्यस्थता करना चाहे दुबई न्यायालय तो वो कर सकता है, भारत भी इस पर राजी है, क्योंकि भारत के और दुबई के काफ़ी ठीक ठाक मतलब सऊदी अरबिया के संबंध हैं बढ़िया। एफटीए भी इनका मतलब मुझे लगता है कि चल रहा है, भारत और सऊदी अरब का। दोनों पक्षों में टैरिफ, सीमा शुल्क और क्लियरेंस सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। चाबार बंदरगाह का महत्व क्या है? वैकल्पिक व्यापार मार्ग। देखिए, एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग हो सकता है कि हम कहाँ से, यहाँ से लेकर अपने इंडिया से लेकर के डायरेक्ट कहाँ से जाएं, ईरान से होते हुए फिर हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ईरान से होते हुए हम लोग जा सकते हैं आपका इराक से होते हुए तुर्की, सीरिया, इधर का जो व्यापार हो सकता है, हम रूस तक पहुँच सकते हैं अजरबैजान होते हुए, ठीक है, और फिर रूस होते हुए, और उसके बाद में तुर्की से होते हुए हम यहाँ मतलब आप मान के चलिएगा पहुँच सकते हैं कहाँ पर, यूरोप के अन्य देशों तक, यूरोप तक भी पहुँच सकते हैं। कोई विशेष दूरी नहीं है तुर्की से और यूरोप के देशों की, तो वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। वैकल्पिक व्यापार का मार्ग हो सकता है हमारा ये। चाबार बंदरगाह वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। पाकिस्तान के बाह्य मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे अफगानिस्तान से व्यापार करने हैं तो भारत के पड़ोसी देशों पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी। और इसके अतिरिक्त चाबार बंदरगाह भारत ईरान पहुँच को सक्षम बनाने में सहायता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, ईरान, रूस, एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में समुद्री रेल सड़क मार्ग शामिल हैं। अगर ये मार्ग बन जाता है तो भारत को व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि भारत का जितना भी निर्यात होगा वो बढ़ जाएगा। और अभी हमारा जो देश है निर्यात बहुत कम करता है, और जबकि हम आयात काफ़ी मात्रा में कर लेते हैं। तो निर्यात में बढ़ाने के लिए भारत को ये करना चाहिए, और जितना हो सके इसका निर्माण भी हो सके। आर्थिक लाभ हो सकता है चाबार बंदरगाह से भारत को मध्य एशिया के संसाधन संपन्न और आर्थिक मुद्दों उन्मुख क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार प्रदान करता है। मतलब हमारे लिए एक तरह से जो मध्य एशिया है इसका एक द्वार बन सकता है, मतलब है, बन नहीं सकता है। चाबार बंदरगाह एक द्वार की तरह है, हम मतलब मध्य एशिया में जा सकते हैं और अपना मतलब वहाँ पर कुछ भी निर्यात या कुछ भी मतलब अपनी वहाँ से आयात भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। इसकी सहायता से इन बाज़ारों व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं। इससे संभावित भारत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन हो सकता है, मानवीय सहायता भी हो सकती है। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए अहम भूमिका निभा सकता है।
ठीक है। तो योगदान, भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफ़गानिस्तान को सहायता, आधारभूत अवसंरचना, विकास में मदद आदि सहयोग प्रदान कर सकता है। सामरिक प्रभाव भी हो सकता है, हम इसके हमारा जो हिंद महासागर के क्षेत्र में है अपना रणनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, है ना। भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंध भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। आर्थिक संबंध किस प्रकार के, 2019 में ईरान से भारत का जो आयात था मुख्य रूप से कच्चे तेल का आयात किया गया था और लगभग 90% गिरकर अमेरिकी कितना 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था मतलब। और 2018 में कितना था, 13.53 बिलियन डॉलर था यूएस डॉलर, ठीक है। तो 1.4 बिलियन डॉलर था, रह गया है मतलब वर्ष 2019 में। और आप देख सकते हैं कि 2019-20 में एक साल में इतना गिर गया था और था कितना 13.53 बिलियन डॉलर, 90% गिरावट देखी गई। इसके अलावा ईरान के वोस्टो खाते में खाते में रुपए के भंडार में कमी देखी गई थी। वोस्टो खाते मतलब जो विदेशी बैंकों के खाते होते हैं, ठीक है, जिससे बासमती चावल और चाय जैसी प्रमुख भारतीय वस्तुओं को आयात करने की उसकी क्षमता जो है प्रभावित हुई थी, ठीक है। और पुनः प्रवर्तन कहाँ पर देखा जा सकता है, भारत और ईरान के बीच व्यापार के अमेरिकी एवं पश्चिमी संबंधों के कारण प्रभावित हुआ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत जो तेल है ईरान से ना खरीदे, ठीक है। और वो चाहता है कि या तो दक्षिण अमेरिकी देशों से या तो अमेरिका से मंगवाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि, कोई भी व्यापारी अगर चाहेगा कि किसी भी व्यक्ति के पास से मतलब किसी दूसरे की वस्तु बिक रही हो और खुद की ना बिक रही हो तो उसको तो दर्द होगा ही, सिंपल सी बात है। इसीलिए अमेरिका चाहता है, अमेरिका खटास डालता रहता है हमारे और ईरान के मुद्दों के बीच में। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इन दोनों का जो अच्छा है और प्रतिबंध भी लगाता रहता है पश्चिमी प्रतिबंधों का कारण। यह प्रयास जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुरूप है। और रुपये रियाल व्यापार का आरआर जिसको कहते हैं, आरआर व्यापार, और रुपये रियाल व्यापार का तात्पर्य अमेरिकी डॉलर जैसी व्यापक स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के बजाय भारत और ईरान के बीच उनकी संबंधित मुद्राओं भारतीय रुपये और ईरानी रियाल IRR INR का उपयोग करके व्यापार करना। व्यापार है तो इसका विकल्प उपयोग मतलब जो भारत और ईरान है दोनों ही अगर अपने अपने रुपए का उपयोग करने लगेंगे, भारत जैसे अपना पैसा दे ईरान को और ईरान अपना रियाल दे भारत को, तो इनका जो आपसी संबंध है, जैसे ईरान ने अपने यहाँ से 50 लीटर मतलब कच्चा तेल भेजा, भारत को दे दिया, और भारत ने क्या किया 2 कुंटल यहाँ से गेहूँ अपना निर्यात किया, यहाँ से भेजा, ठीक है। तो वो जो रुपया देगा भारत, ठीक है, तेल का, तो वो ईरान को ईरान को स्वीकार्य है। तभी मतलब ये हो सकता है कि जैसे रुपए और रूबल में चला था, रूस का रूबल भारत का रुपया, ऐसे व्यापार चला था, ऐसे ही ईरानी रियाल और भारत का रुपया इसमें चला था व्यापार। तो इस तरह से व्यापार होता है। तो विदेशी जो मुद्रा होती है उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। जैसे रुपए रूबल में चला और रुपए ईरानी रियाल में चला, ऐसे ही सऊदी अरब के रियाल में चलने लगे, ठीक है। और कई सारे देश हैं उनकी जो मतलब देसी जो है उनकी जो कहते हैं मुद्रा, उसमें अगर व्यापार चलने लगे तो जो हमारी डॉलर पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी। और जो अदर कंट्रीज हैं जैसे यूरोपीय यूनियन की अपनी अलग करेंसी है, उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। मतलब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं जो IMF के या वर्ल्ड बैंक के कोटे में हैं, इनसे हमारी निर्भरता कम हो सकती है, ठीक है। तो एक हमारा क्वेश्चन है वह 2015 का प्रीलिम्स का, चाबहार बंदरगाह विकसित करने का महत्व के बारे में। अफ्रीकी देशों से व्यापार अपार वृद्धि होगी, तेल उत्पादक देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। देखिए उत्तर यहाँ पर सी ही सही है। पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच में गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा, ये सब नहीं था। पाकिस्तान कभी नहीं भारत का साथ देने वाला। तो इसीलिए इसमें एक और क्वेश्चन, मेंस के 2 क्वेश्चन हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब
वर्ष 2018 में और 2017 में दोनों ही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। इस समय जारी अमेरिका ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा और भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए। वर्तमान मतलब उस समय वर्ष 2018 से पहले जो ईरान और अमेरिका का था नाभिकीय समझौता हुआ था उस समय कि मतलब तुम हथियार बनाओगे और मतलब इतना हथियार बनाओगे, इससे ज़्यादा तुम नहीं बनाओगे, ऐसा ही कुछ था दोनों का। तो उस समय के विषय में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका न्यूज़ 9 अक्टूबर का। और हम अगला न्यूज़ देखते हैं इसके बाद में हमारा 10 अक्टूबर का न्यूज़। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये जो डेली न्यूज़ है 10 अक्टूबर 2023 का, ठीक है। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दोनों ही जो दिन का है करंट अफेयर उसको मैं कंबाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर में पहली न्यूज़ जो हमारी है चीन और तिब्बत का मुद्दा यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है और इसके विषय में जानेंगे। प्रीलिम्स के लिए हमारा एक प्रमुख मुद्दा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर चीन तिब्बत मुद्दा, दलाई लामा जो तिब्बत के हैं वहाँ पर धर्मगुरु हैं ये। और उसके बाद में मेंस के लिए भारत के हितों पर विभिन्न देशों की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव ये देखने को मिलता है। इसका स्रोत जो है आर्टिकल जो छपा था द हिंदू में छपा हुआ था। ये चर्चा में क्यों था, चर्चा का विषय क्यों रहा, इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं हाल ही में धर्मशाला में पत्रकारों के बीच बातचीत को लेकर दलाई लामा, ठीक है, जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं दलाई लामा और ये बौद्ध हैं, ने तिब्बती लोगों को चीन के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया और साथ ही उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा रहते हुए तिब्बती लोगों के सुशासन की इच्छा पर बल दिया था। दलाई लामा जो कि एक बहुत ही मतलब इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी दलाई लामा ने और बहुत ही मतलब महान व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कहा है कि मतलब जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है तो वो जो पार्टी है एक ही पार्टी है चाइना में, सिंगल पार्टी शासन है वहाँ पर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो शी जिनपिंग है उनका शासन वहाँ पर, राष्ट्रपति हैं वहाँ पे चाइना के। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये चीन अपनी स्वायत्तता दिखाता है जहाँ पर, उसकी स्वायत्तता इसलिए नहीं हम मतलब वो इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि हम जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना तिब्बती लोग, वो लोग खुद ही अपने स्वतंत्र और स्वयं अपना जो मतलब जो क्या कहते हैं जो रास्ते और जो शासन है प्रशासन है उसको चला सकते हैं। क्योंकि ये जो दलाई लामा है मतलब ये भी बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और इन्होंने अपने तिब्बत को भारत में रहकर भी इतना मतलब अग्रेसित किया है, अभिप्रेरित किया है, ताकि अब भी देखो मतलब उनसे जो चाइना है उससे अब भी लड़ रहे हैं और इसके विषय में अब भी अपनी इच्छाएं बता रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि तुम अपने स्वतंत्र हो, तुम अपना स्वशासन की इच्छा करो और तुम अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जागृत करो। तुम्हारा देश है, तुम अपने देश में रहो और स्वतंत्र हो, तुम लोग किसी चाइना के भाग नहीं हो तुम, ऐसा मतलब वो कहना चाहते हैं। चीन तिब्बत का मुद्दा गर्मजोशी के साथ मतलब ये सामने आ रहा है देखने। तिब्बत की स्वतंत्रता, यह एशिया में तिब्बती पठार पर लगभग 2.4 मिलियन वर्ग, ठीक है, ठीक ठाक काफ़ी मात्रा में है इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है, किलोमीटर में क्षेत्रफल विस्तृत है, जो चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। चाइना का जितना भी भाग है उसका 1/4, ठीक है। यह तिब्बती लोगों के साथ साथ कुछ अन्य जाति समूहों की पारंपरिक मातृभूमि भी है। भाई चाइना के लोगों या तिब्बती लोगों का ही ये जो जन्मभूमि नहीं है या मातृभूमि नहीं है, यहाँ पर कई अन्य सारे लोग भी रहते हैं, कई ऐसी जनजातियाँ रहती हैं, कई ऐसी जातियाँ रहती हैं जिनका भी यह जो है क्षेत्र है ये उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अब आप बात कर सकते हैं तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है। ये स्टेटमेंट
बहुत आसानी से धीरे से पूछा जा सकता है। कहाँ पर? यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में आराम से पूछेगा। आपको यही नहीं लगेगा अरे यार तिब्बत क्या ऐसी बात करता है। तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4900 मीटर। 4900 मीटर। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, ठीक है। 13वें दलाई लामा। अब आप देखिए, ये जो दलाई लामा है ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है। 13वें दलाई लामा ये पद है वहाँ का। कहाँ का? तिब्बत का। दलाई लामा पद है, धर्मगुरु, ठीक है। और ये जो 13वें दलाई लामा हैं, थुबटेन ग्यात्सो ने वर्ष 1913 की शुरुआत में तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जो 13वें दलाई लामा थे, कौन थे? थुबटेन ग्यात्सो। उन्होंने वर्ष 1913 में ही तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, जबकि चाइना आज़ाद होता है 1949 में। और उन्होंने चाइना से या अंग्रेजों से आज़ाद करने की घोषणा कब कर दी थी? 1913 में, मान के चलिए। अब चाइना से आज़ाद होने से पहले ही चीन ने तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता न देते हुए इस क्षेत्र पर संप्रभुता के दावे को कायम रखा है। अब चाइना कहता है तिब्बत मेरा भाग है। अब तिब्बत कहता है हम किसी के भाग नहीं है भैया, हम तो स्वतंत्र हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर तिब्बत है और ये हमारे जो तिब्बत ही है मुख्य रूप से, उसी की हमारे जो भाग से सीमा साझा होती है। और तिब्बत की सीमा देख सकते हैं आप, चाइना, भारत, नेपाल, भूटान और इधर अगर म्यांमार से भी शायद साझा होती होगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बगल में हमारा म्यांमार पड़ जाता है, तो म्यांमार की सीमा भी साझा होती होगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार आप देख सकते हैं यहाँ पर। चीनी आक्रमण और 17 सूत्री समझौता। चीन का जो तिब्बत है उसके साथ में 17 सूत्री समझौता भी है। वर्ष 1912 से लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक ही पार्टी थी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वर्ष 1912 से लेकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना वर्ष 1949 तक। चाइना आज़ाद हो रहा है वर्ष 1949 में, जबकि हम लोग आज़ाद हो रहे हैं 1947 में ही। तक किसी भी चीनी सरकार ने वर्तमान में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR पर नियंत्रण नहीं रखा था। वर्ष 1949 तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि चलो ठीक है, चाहे मतलब तिब्बत को भी अपने उसमें मिला लें, किसी ने नहीं किया। लेकिन इस क्षेत्र पर दलाई लामा की सरकार ने वर्ष 1951 तक शासन किया था। माओ त्से तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। माओ त्से तुंग एक तरह से वर्तमान का जो शी जिनपिंग है उनके पिता समान समझ लो, ऐसा मान लो कि मतलब जितना वर्तमान में ये हैं, ठीक वैसा ही उनका स्वभाव, बर्ताव, सब कुछ था, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद में, मतलब वर्ष 1951 में तिब्बती नेताओं को चीन द्वारा निर्धारित एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया था। मतलब चीन की जो सरकार थी ना, जो तिब्बत के नेता थे उनको विवश कर दिया था वर्ष 1951 में ही। और 17 सूत्री समझौते पर उन्होंने क्या करवा लिया, उनसे, तिब्बत के नेताओं से हस्ताक्षर करवाए और तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी सुनिश्चित सहित बौद्ध धर्म का सम्मान करने की दावा करती है। किंतु साथ ही ल्हासा, तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा में चीनी सिविल और मिलिट्री सैन्य मुख्यालय की स्थापना की अनुमति देती है। मतलब उन्होंने अनुमति तो दे दी, मतलब कह रही है चलो ठीक है, तुम अपनी सिविल जो है चीनी सिविल और मिलिट्री यहाँ पर संगठन भी मतलब मुख्यालय बना सकते हो, ठीक है बना दीजिए। लेकिन हालांकि दलाई लामा सहित तिब्बती लोग इसे अमान्य करार देते हैं। उन्होंने इसका विरोध किया। कहते हैं ना, जब आप किसी के पंगो बने हुए होते हैं
तो आपको सताने की वो क्या रखता है, ताकत रखता है। तो वो चाइना तब से ही इनको पंगु बना के धीरे 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 करके एक, कहते हैं ना, जब एक बार डोर का फंदा पड़ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे बांध देता है किसी को। जब बांध देता है तो कुछ भी कर सकता है। तो चाइना की यही रणनीति है कि वो धीरे धीरे किसी देश को क्या करता है, एक धागे से, दो धागे से, तीन धागे से बांधता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में सीधे उसको हड़प कर, मतलब जो वर्तमान में तिब्बत के साथ में कर रहा है, ऐसा ही करता है वो। हालांकि तिब्बत में दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों ने इसको अमान्य करार दिया था। तिब्बती तथा अन्य लोगों द्वारा इस संधि को सांस्कृतिक नरसंहार कहा गया था, मतलब कल्चरल जेनोसाइड के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्ष 1959 क्या था, तिब्बत का विद्रोह था भाई। वर्ष तिब्बत और चीन के बीच में बढ़ते तनाव के कारण वर्ष 1959 में महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है भाई। और जब दलाई लामा को अपने अनुयायियों का एक समूह के साथ शरण की तलाश में भारत भागना पड़ा और चाइना वालों ने क्या किया, इनको मार मार के यहाँ भगा दिया। मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दलाई लामा को यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी। और दलाई लामा का अनुसरण करने वाले तिब्बतियों ने भारत के धर्मशाला स्थित क्षेत्र में निर्वासित सरकार बनाई, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन CTA के नाम से जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते थे लोग। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से शासन चला रहे थे दलाई लामा, अब मान के चलो। वर्ष 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के परिणाम थे। वर्ष 1959 के बाद विद्रोह के बाद से चीन की केंद्र सरकार लगातार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। मैंने कहा था, धागे से एक धागा जब फंदा पड़ जाता है तो उसके बाद में लगातार वो मजबूत होता जाता है, मतलब अच्छे से बांध देता है किसी को। वर्तमान में तिब्बत में भाषण और धर्म प्रेस स्वतंत्रता है ही नहीं। चीन द्वारा तिब्बती लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी जारी है। लगातार जिसको भी जरा सा भी उठते हुए देखा, गिरफ्तार कर लिया। जबरन गर्भपात, तिब्बती महिलाओं का बंदीकरण, निम्न आय वाले चीनी नागरिकों के साथ तिब्बत में स्थानांतरण से तिब्बती संस्कृति के अस्तित्व को खतरा पहुंचा है। इतना आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि चीन से संबंध क्षेत्र, विशेषकर ल्हासा में आधारभूत अवसंरचना में सुधार हेतु निवेश किया है, लेकिन जिससे हजारों हान समुदाय के चीनी लोगों को तिब्बत में बसने को प्रोत्साहित भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बत में जनसांख्यिकी बदलाव भी आया। तिब्बत, और चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, इन सब देशों में चाइना की जितनी जनसंख्या रहती है, धीरे से चाइना अपनी जनसंख्या भेजता है। पहले थोड़ी सी मदद भेजेगा, फिर जनसंख्या भेजेगा, लोगों को भेजेगा रहने के लिए, और फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ के शासन और प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा। और हस्तक्षेप करके बाद में क्या होता है, अपने जो लोग होते हैं, अपने मूल के लोग होते हैं, चाइनीज़ मूल के लोग होते हैं, उनकी सरकार क्या करता है, धीरे धीरे से बनवा देता है और उनको पैसा देता है और वहाँ पर अपने धावे बोल देता है चाइना। ये करता है चाइना। ऐसा ही चाइना ने नेपाल के साथ में किया, ऐसा ही चाइना उनके तिब्बत वालों के साथ में अब भी कर रहा है। ये है आप चाइना की चाल। आगे देखते हैं, तिब्बत और दलाई लामा का भारत और चीन से संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इनको देखते हैं। तिब्बत वास्तव में सदियों से भारत का पड़ोसी देश रहा है भाई, सिंपल सी बात है, पड़ोस में तो है ही, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं 3500 किलोमीटर लगभग LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा तिब्बती स्वायत्ता क्षेत्र के साथ है, ना कि विशेषकर चीन के साथ। थोड़ी सी चीन के साथ है, 3500 किलोमीटर है इसके साथ। वर्ष 1914 में तिब्बती प्रतिनिधि ही थे जिन्होंने चीनियों के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और सीमाओं का रेखांकन किया था। हालांकि वर्ष 1950 में चाइना द्वारा तिब्बत के पूर्ण विलय के बाद चीन ने उस समझौते को मैकमोहन लाइन को अस्वीकार कर दिया था, जो समझौता हुआ था ब्रिटिश राजाओं के समय, मतलब ब्रिटिशर्स थे उनके समय में। और हालांकि तिब्बतियों ने ही इस पर सिग्नेचर किए थे, जो समझौता हुआ था। वर्ष 1950 में चीन द्वारा उसको क्या कहते हैं, वर्ष 1949 में चीन आज़ाद हो गया। वर्ष 1950 में उसका जो मैकमोहन लाई थी उसको चाइना ने अस्वीकार कर दिया, कहा ये नहीं है हमारे यहाँ की, ये तो तुम हमारा भाग लिए जा रहे हो, ऐसा चाइना कहने लगा। और
धीरे धीरे क्या होता है, माहौल गर्म होने लगता है, और जैसे ही माहौल गर्म होता है वर्ष 1962 का क्या होता है, युद्ध हो जाता है भारत और चाइना के बीच में। इसके अलावा वर्ष 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के नाम से रूप में मान्यता सहमति व्यक्त की गई थी, क्योंकि भारत के पास भी वर्ष 1954 में मतलब बहुत बड़े लेवल का भारत भी नहीं था, तब इतनी जनसंख्या तो थी लेकिन भूखमरी इतनी ज़्यादा थी देश में, लोगों के पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए चीज़ें, वस्तुएं, मतलब इतना ज़्यादा बड़े स्तर पे लोग मरते थे, महामारियाँ आ जाती थी, लोग मतलब कैसी-कैसी कंडीशन में जीते थे, लोग घर बेचने के लिए, परिवार बेचने के लिए, अपने जानवर बेचने के लिए तैयार हो जाते थे, इतने-इतने भयंकर अकाल पड़े भारत में। तो इन सबको झेलते हुए भारत आज यहाँ पर खड़ा है। तो बहुत ही पहले भारत ने दर्द झेला, तब यहाँ पर आपको मतलब अभी वर्तमान में दिख रहा है। तो भारत में दलाई लामा की मौजूदगी भारत चीन संबंधों में लगातार कड़वाहट उत्पन्न करती रही, और क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। चाइना कहता है तुम हमारे देश में रहो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, और दलाई लामा कहते हैं जब तक हम भारत में हैं सुरक्षित हैं, तुम पता नहीं कब हमें नुकसान पहुंचा सकते हो, हमारा प्रशासन उखाड़ के फेंक सकते हो। यहाँ से बेशक हम यहाँ से अपना प्रशासन चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ आएंगे तो तुम पता नहीं किस समय हमारा प्रशासन शासन तुम अपनी सेना लेकर उखाड़ के फेंक सकते हो। तो ऐसा है, इसीलिए चाइना कहता है तुम अलगाववादी हो। जल संसाधनों और भू राजनीतिक विचारों के संदर्भ में तिब्बती पठार का महत्व भारत और चीन के समीकरण को जटिल बनाता है। और तिब्बत ने हाल के घटनाक्रम कौन-कौन से हैं हुए हैं, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यहाँ पर। चीन तिब्बत में अगली पीढ़ी बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास कार्य कर रहा है, जैसे कि सीमा सुरक्षा, गाँव, बांध, सभी मौसम के लिए तेल पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी चला रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म हमेशा से चीनी संस्कृति का हिस्सा रहा है। चीन पर इस बात का प्रचार करके अगले दलाई लामा के चयन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार वर्ष 1987 के कट ऑफ के बाद भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता नहीं देती है, और इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में भी असंतोष की भावना पैदा हो गई है। देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना सोचता है कि अगर जो अगला दलाई लामा बने ना, वो हमारे पक्ष में आ जाए यार, कैसे भी करके ये हमारे पक्ष में आ जाए, और वो एक अकेला व्यक्ति अगर हमारे इस पे साइन कर देगा और हम कोई समझौता कर लेंगे उससे, तब तो हमारा काम बन जाएगा। और यही चाइना की क्या है, वन चाइना पॉलिसी। और जैसे ही उसने साइन किया, वैसे ही चाइना क्या करेगा, तहस नहस उनको कर देगा, हटा देगा वहाँ से, ठीक है। और भारत ने भी असंतोष इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि भारत ने वर्ष 1987 की आंकड़ों को देखते हुए अपने यहाँ पर तिब्बतियों को नागरिकता देना बंद कर दिया है, तो और इससे और ज़्यादा समस्या में हैं ये लोग। दलाई लामा क्या है, दलाई लामा भैया देख लो, परिचय इनको देखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुप्पा परंपरा से संबंधित हैं। गेलुप्पा परंपरा, अब इसको आप यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस के लिए याद रख सकते हैं। तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है क्या, दलाई लामा, ठीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं। पहले तथा दूसरे दलाई लामा को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी, मतलब मरने के बाद में इनको यह उपाधि दी गई थी, पहले और दूसरे जो थे दलाई लामा। 14वें और वर्तमान में दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं। तेंजिन ग्यात्सो कौन से नंबर के हैं, 14 में। करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत की संरक्षक संत अवलोकितेश्वर चेन रेजिंग की अभिव्यक्ति हैं। अवलोकितेश्वर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। निम्नलिखित में से अवलोकितेश्वर हैं किसके, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, दोनों से संबंधित, कोई नहीं। ऐसा मतलब क्वेश्चन इसी से संबंधित, अवलोकितेश्वर से संबंधित स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। बौद्ध सत्व ऐसे साकार प्राणी हैं जिन्होंने मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी पर लौटने का प्रण किया है और सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं। कौन, बोधिसत्व। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएससी में कि बोधिसत्व क्या है, ठीक है। और एक और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगले बोधिसत्व कौन होंगे।
मतलब आने वाले भविष्य में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दलाई लामा के चयन प्रक्रिया क्या है? दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया पारंपरिक रूप से पूर्व दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना शामिल है, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्यात्म मार्गदर्शक माना जाता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज सामान्यतः पूर्व दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होती है, ठीक है। और बौद्ध विद्वानों के अनुसार वर्तमान दलाई लामा की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की खोज करना गेलुप्पा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब तिब्बती जो सरकार है और उसकी जो परंपरा है, कौन सी, गेलुप्पा परंपरा, उसके द्वारा जो चुनाव होगा, अगले दलाई लामा का चुनाव होगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है तो उचित उत्तराधिकारी का चुनाव सिंपल सी बात है बिछुआ द्वारा किया जाएगा, सार्वजनिक समारोह में चिट्ठी डालकर किया जाएगा, जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होते हैं वैसे ही। तो अगले 14वें वर्तमान में दलाई लामा खोजने में 4 वर्ष लग गए थे। भाई जो 14वें दलाई लामा हैं तेंजिंग, उनको खोजने में लग गए थे कितने, 4 वर्ष, ठीक है। आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान में दलाई लामा ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि उनका पुनर्जन्म होगा तो वह चीनी शासन के तहत किसी देश में नहीं होगा। अब देखते हैं कि यूपीपीएससी में परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसमें मैत्रेय हैं, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, एलोरा में है, बादामी में है, बाग में है। तो ये है भैया अजंता में, ठीक है। गर्भाशय प्रत्यारोपण, ये जो है मुख्य सूचना हो सकती है। गर्भाशय प्रत्यारोपण मतलब जो गर्भाशय है उसका भी क्या प्रत्यारोपण किया जा सकता है? जैसे कोई महिला अब किसी शिशु को पालने की क्षमता नहीं रखती है, ठीक है, तो अगर वो चाहे तो गर्भाशय का ट्रांसप्लांट मतलब करवा सकती है, प्रत्यारोपण करवा सकती हैं। तो ये मुद्दा क्या है, गर्भाशय प्रत्यारोपण, कृत्रिम गर्भाशय और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये है क्या? मीन्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और उसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी भी है। स्रोत द हिंदू का ही है। चर्चा में क्यों है? अब ये जो न्यूज है जहाँ जिस देश में भी चल रही है उस देश में भी देखिए कहाँ पर, ब्रिटेन में पहला गर्भाशय का जो प्रत्यारोपण है वो किया गया है। और प्रजनन संबंधी चुनौतियों से अब तो जान ही रहे हैं, दुनिया जूझ रही है, महिलाओं की जो जनसंख्या है। अच्छा, एक बात तो आपको वर्तमान में देखिए, हम कभी भी कहीं भी बाहर नहीं जाते, हम अपने आसपास की महिलाओं को देखते हैं। जैसे ही जब उन महिलाओं को जब हम देखते हैं, भारतीय महिलाएं, तो अधिकतर पहले क्या होता था, गाँव में जो महिलाएं होती थी तो घर में ही बच्चे आराम से प्रसव हो जाता था, ठीक है, प्रसव प्रक्रिया पूरी हो जाती थी गाँव में ही। घर की महिलाएं, कोई दादी, बूढ़ी दादी होती थी और उससे बच्चा आराम से पैदा हो जाता था। अब क्या है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ऑपरेशन के थ्रू, उसका कारण क्या है? एनवायरनमेंट का इफेक्ट, एनवायरनमेंट का इफेक्ट, जो हमारा भोजन है उसका इफेक्ट। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसका आकार छोटा, उसका आकार कुछ भी, मतलब कई सारी समस्याएं। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग हमारे भोजन में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है, नेचुरल चीज़ों को इतना ज़्यादा मार देता है, या तो कम कर देता है, या तो उनमें ऐसा प्रभाव दिखा देता है कि बच्चे वर्तमान में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन से हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण हो चुका है, वो हुआ है यूनाइटेड किंगडम, आपके ब्रिटेन में, ठीक है। भारत सफलतापूर्वक गर्भाशय प्रत्यारोपण करने वाले कुछ देशों में से एक है। अन्य देश जैसे तुर्की, स्वीडन और अमेरिका भी हैं, इन्होंने भी क्या किया है, ट्रांसप्लांट किया है गर्भाशय को। डॉक्टरों का लक्ष्य अब प्रत्यारोपण सर्जरी की लागत को कम करना है। देखिए अब ये खोज तो हो चुकी है
और भारत में वर्तमान में लगभग 15 से 17 लाख रुपए है ट्रांसप्लांट करवाने का, आप गर्भाशय वो करवा सकते हैं। साथ ही इसका लक्ष्य प्रत्यारोपण को सरल बनाना और अंग प्रत्यारोपण अंगदान संबंधी नैतिक चिंताओं को दूर करते हुए एक बायो इंजीनियर्ड कृत्रिम गर्भाशय विकसित करना है। अगर किसी ने मतलब कृत्रिम गर्भाशय विकसित कर लिया तो फिर ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं। गर्भाशय प्रत्यारोपण मतलब इसका मतलब क्या है, मायना क्या है? हृदय अथवा यकृत प्रत्यारोपण जो व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करते हुए विपरीत गर्भाशय प्रत्यारोपण की जीवन रक्षक प्रत्यारोपण नहीं है। गर्भाशय प्रत्यारोपण उन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकता है जो गर्भाशय की कमी का सामना कर रही हैं। इससे प्रजनन संबंधी जरूरत पूरी हो सकती है। वह 2014 में ही स्वीडन ने क्या किया था, गर्भाशय प्रत्यारोपण कर दिया था, मतलब सजीव जीवित जन्म संभव हुआ था जो यूट्रिन फैक्टर इनफर्टिलिटी के उपचार में एक सफल प्रयास है। गर्भाशय प्रत्यारोपण में शामिल चरण है। प्रत्यारोपण से पूर्व प्राप्तकर्ता संपूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है। उसका मतलब पहले परीक्षण होता है, टेस्ट होते हैं कई सारे, और स्त्री रोग संबंधी कोई कैंसर वैंसर से संबंधित है तो नहीं, फैलोपियन ट्यूब जैसे मतलब छोटे या उनका आकार ठीक ठाक है कि नहीं है, ये सब मात्रा मतलब ये पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में क्या होता है, प्रत्यारोपण के बाद की जो गर्भावस्था है उसके चरण होते हैं कुछ। पहले 3 माह में निरोप ग्राफ्ट व्यवहार्यता की निगरानी करना, 6 माह से अधिक 1 वर्ष के बीच 6 माह से 1 वर्ष के बीच की गर्भाशय की कार्यप्रणाली का आकलन करना, मतलब अल्ट्रासाउंड्स का करवाते रहना कि ठीक है, सही है कि नहीं है। और विट्रो फर्टिलाइजेशन के गर्भावस्था प्रयास करना, मतलब विट्रो फर्टिलाइजेशन होना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें अस्वीकृति या जटिलताओं जैसे उच्च जोखिम होते हैं। भाई किसी भी कार्य में अगर कृत्रिम रूप से आप करते हैं तो जोखिम तो है, नेचुरल की बात ही अलग है। विचार और दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं। स्वीकृति को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं आवश्यक हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, देखिए। और साइड इफ़ेक्ट भी किडनी और अस्थमज्जा विषाक्तता, मधुमेह, कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात अगर ऑपरेशन होगा तो कैंसर का खतरा तो हो सकता है। इन चिंताओं को चलते सफल प्रसव के बाद गर्भाशय को हटा दिया जाना चाहिए। अब एक प्रसव होने के बाद आप गर्भाशय का हटवा दीजिए, अगर नहीं हटवाया तो कैंसर का कारण बन सकता है। और हो सकता है कि वो शिशु जन्म के बाद कम से कम 1 दशक तक नियमित जांच की जाती है। अब आप एक बात बताइए, किसी ने गर्भाशय ट्रांसप्लांट करवाया, एक शिशु उसका पैदा भी हो गया, उसके बाद में 10 साल तक आप जांच भी करवाते रहिए, मान के चलिए। कृत्रिम गर्भाशय, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं बायो इंजीनियर्ड गर्भाशय पर काम कर रहे हैं। 3D स्कैफोल्ड नींव के रूप में एक महिला के रक्त या अस्थमज्जा से ली गई स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके बनाया गया है। 3D देखिए, स्टेम सेल कोशिकाएं जो होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं जो, इनका उपयोग करके किसी भी महिला के रक्त से ऐसा बनाया जा सकता है, कोई भी अंग बनाया जा सकता है। मेरी एक सेल ले लीजिए और उसके बाद में मेरा एक क्लोन बना सकते हैं आप। ऐसा मतलब स्टेम सेल कोशिका के द्वारा आराम से बना सकते हैं आप, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति भी बना सकते हैं। तो ये है स्टेम सेल। चूहों के साथ इसके अनुप्रयोग, भाई चूहों पर परीक्षण किया गया इसका। कृत्रिम गर्भाशय जीवित प्रदाता को आवश्यक समाप्त कर सकता है, नैतिक चिंताओं को दूर कर सकता है और स्वस्थ प्रदाताओं को संभावित जोखिमों को कम कर सकता है। कृत्रिम गर्भाशय की वजह से बांझपन समस्या का सामना कर रही महिलाओं, LGBT क्यों समुदाय के सदस्यों को भी फायदा हो सकता है। मतलब भविष्य में भी संभावनाएं कई सारी हो सकती हैं। कृत्रिम गर्भाशय प्रजनन चिकित्सा रोमांचक संभावनाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन मानव प्रजनन के लिए व्यवहारिक कृत्रिम समाधान बनने से पूर्व इसमें अधिक शोध एवं विकास की आवश्यकता है। देखिए, एक मुद्दा रहता है हमेशा सेरोगेसी। सेरोगेसी वाला मुद्दा भी इसी टाइप का है। जैसे ये ट्रांसप्लांटेशन, मतलब इसमें ट्रांसप्लांट होता है, और सेरोगेसी वाले मुद्दे में क्या होता है, जो मदर होती है, सेरोगेट मदर होती है, उसका जो क्या कहते हैं, गुणसूत्र होता है, एक सेल में पैक्ड किया जाता है, और फिर उसको उसमें जो सेरोगेट मदर होती है उसके गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है। उसके बाद में जो बच्चा होता है वो उसके बाद में मतलब जो व्यक्ति होता है उसको मिल जाता है, और
ऐसा हो सकता है कि माँ एक अपनी गर्भाशय में पल रहे बच्चे को उसकी भी कीमत, कई सारे लोग मतलब इसकी कीमत लगाने लगेंगे अगर ऐसा होना लगा तो, और ऐसा होता भी है, कई देशों में होने भी लगा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख, ये क्या है भैया, इसके बारे में देखते हैं। वाघनख क्या है? वाघनख छत्रपति शिवाजी चौथे सरदेशमुखी और संरक्षण प्रणाली, मतलब ये जो कर हैं मराठा साम्राज्य और प्रशासन, इसके बारे में चर्चा में है। ये इतिहास से संबंधित मुद्दा है, ये चर्चा में हो सकता है और आप इसको देख सकते हैं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय छत्रपति शिवाजी के वाघनख को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हो चुके हैं, और इस समझौता के ज्ञापन प्राचीन हथियार को 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋणात्मक आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा। 3 वर्ष के लिए महाराष्ट्र सरकार के उसमें रहेगा। और वाघनख है क्या? वाघनख जिसका शाब्दिक अर्थ है बाघ का पंजा, एक विशिष्ट मध्यकालीन खंजर है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया गया था। देखिए जो शिवाजी है ना, शिवाजी ने इस वाघनख का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया था, ठीक है। तो वो इससे कई मतलब विशेष प्रकार के बचाव और वार भी करते थे। इस घातक हथियार में एक दस्ताने और एक छड़ से जुड़े 4 अथवा 5 घुमावदार ब्लेड होते हैं। व्यक्ति सुरक्षा अथवा गुप्त तरीके से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके नुकीले ब्लेड काफ़ी तेज होते हैं। छत्रपति शिवाजी वाघनख का उपयोग भी कर चुके हैं, मतलब कोकड़ में मुठभेड़ हुई थी। अफजल खां को उन्होंने ऐसे ही मारा था वाघनख के द्वारा ही, मतलब अफजल खां ने उसको मतलब शिवाजी को अपने हाथों पे मतलब ऐसे पकड़ के उठा दिया था, उन्होंने उसके घोंप दिया था, और वो भी वाघनख के द्वारा ही खत्म। ये है भैया वाघनख, आप इसका चित्र देख सकते हैं। वाघनख कैसे मतलब इसको हाथ में पकड़ा जाता होगा और यूं पकड़ के टक से निकलता होगा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित कुछ फैक्ट है, इनको आप देख लीजिए। 19 फरवरी उनको जन्म हुआ था 1630 को महाराष्ट्र में, और पुणे जिले के शिवनेरी में, और बीजापुर सुल्तान के और सूबे की जागीरदारी और शाहजी भोसले माता उनकी जीजाबाई थी, उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था जिनका। प्रतापगढ़ का युद्ध, उन्होंने कुछ युद्ध लड़े शिवाजी ने, तो उनके बारे में जानते हैं। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में उन्होंने युद्ध मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच में महाराष्ट्र के सतारा शहर के प्रतापगढ़ के किले में हुआ था। और क्या हुआ था, आदिल शाही सेना अफजल खान ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। पवनखिंड का युद्ध 1660 में हुआ था, ये सरदार बाजी प्रभु देश पांडे और आदिल शाही सेना सिद्दी मसूद के बीच में हुआ था। ये कोल्हापुर शहर के पास में विशालगढ़ किले के आसपास पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया था। सूरत का युद्ध था 1664 में। युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच में लड़ा गया था। मुगल कप्तान था इनायत खान। पुरंदर का युद्ध हुआ था 1665 में, या मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था पुरंदर का युद्ध। सिंहगढ़ का युद्ध था 1670 में हुआ था। यह युद्ध पुणे शहर और सिंहासन सिंहगढ़ के बीच में मराठा शिवाजी शासक के सेनापति तानाजी मालसुरे जय और सिंह प्रथम गढ़वाले उदय राठौर, इनके बीच में सिंहगढ़ का युद्ध। एक मूवी आई थी तानाजी, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें तानाजी के विषय में दिखाया गया है। कल्याण का युद्ध 1682-83 में हुआ था। बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया था। इसमें मुगल साम्राज्य था बहादुर खान। संगमनेर के युद्ध 1679 में हुआ था, और युद्ध मुगल साम्राज्य मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था, और आखिरी युद्ध था इसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे, ठीक है। उपाधियां उनकी कुछ थी, छत्रपति, साककारता, छत्री, कुलवंत, हैदव धर्मोद्धारक। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से छत्रपति, साककारता, छत्री, कुलवंत और हैदव धर्मोद्धारक, ये निम्नलिखित में से किसकी उपाधियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छत्रपति शिवाजी आप जानते हैं, या तो निम्नलिखित में से शिवाजी की कौन सी उपाधियां हैं, स्टेटमेंट में देगा 1, 2, 2 या 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी दे सकता है। केंद्रीय प्रशासन, उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद राष्ट्रप्रधान के रूप में नियुक्त की थी। पेशवा जिसे मुख्य प्रधान के रूप में उन्होंने बनाया था। प्रांतीय प्रशासन को 4 भागों में विभाजित कर दिया था उन्होंने, शिवाजी ने। राजस्व प्रणाली को आप देख सकते हैं, और देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी के नाम से कुछ उनके वंशानुगत अधिकारी हुआ करते थे, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। चौथ और सरदेशमुखी आय उनके प्रमुख स्रोत थे। ये वाला क्वेश्चन मतलब एक बार पूछा भी जा चुका है। चौथ क्या था? 1/4। ठीक है, चौथ का मतलब ही 1/4 है भाई। चौथ 1/4 भाग था। गैर मराठा क्षेत्रों से आक्रमण के बचने के बदले वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था। मतलब ये चौथ इसलिए वसूला जाता था कि अगर आप मतलब मराठा क्षेत्र में नहीं रहते हैं और गैर मराठा क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ पर जो लोग थे गैर मराठा क्षेत्र वाले, उनके ऊपर आक्रमण से बचाव करने के लिए ये शिवाजी वसूलते थे 10%। सैन्य प्रशासन होता था उनका, अनुशासित सैन्य प्रशासन। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था। इन्फेंट्री सेना, मावली, पैदल सैनिक, घुड़सवार, ये सब होया करते थे उनकी सेनाओं में। शिवाजी का निधन वर्ष 1680 में रायगढ़ में हुआ था, और रायगढ़ के किले में, और उनका संस्कार किया गया था। उसके उनके साहस और युद्ध, राजनीतिक प्रसारण और कौशल के लिए स्मृति सम्मान में वर्ष 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की क्या जयंती मनाई जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष एक बार फिर से चर्चा में दिख गया है, और लोकसभा में नैतिकता और पारदर्शिता सुधार, भारत का विमान उद्योग, ये सभी जो 3 मुद्दे हैं, ये आपको अगले जो न्यूज़ है उसमें देखने को मिलेगा। और आज का न्यूज़ हमारे यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि आप लोग जो कमेंट हैं उनको रोके पड़े हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ सजेशन दे रहे हैं, ना ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर हम करंट की क्लास को बंद कर दें तो आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, और हम दूसरी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी राय और इस कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, सजेशन दीजिएगा, और आगे क्या कुछ अच्छा हो सकता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि आपके जो भी जितने भी न्यूज़ हैं वो सारे के सारे कवर होते रहें। मैं इसीलिए किसी भी न्यूज़ को मतलब छोड़ता नहीं, और इसलिए ये न्यूज़ अति महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम विस्तार से करते हैं, और जो शॉर्ट में चलते हैं उनको शॉर्ट में देखने के लिए, और कुछ ही मुद्दे जो होते हैं विस्तार से हमें देखने पड़ते हैं, जो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस जैसी और अदर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप एसएससी अदर में नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से इनमें भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी भारत का मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अगर करंट अफेयर है तो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट भी हैं, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी हैं, और उसके साथ में आपका जो जीएस का मैटर है वो भी क्लियर होता रहता है। और यहाँ से जो अदर सूचनाएं हैं वहाँ से वो भी हम इसमें आपको डालते रहते हैं, ताकि वो जो आपको जो क्लास है मतलब ये ना लगे कि हम आपको पूरा पीडीएफ से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम अपना कंटेंट भी आपको देते रहते हैं, और उसके पहले हम अपना नोट्स भी बना लेते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसको शेयर भी कर देंगे आपको, और आप कमेंट हमको कर सकते हैं, और व्हाट्सएप लिंक हम आप आपसे इसको इसमें डाल देंगे, और आप उसको व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोग लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें और करते रहें इसके लिए। और हम चाहेंगे कि आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए धन्यवाद और नमस्कार।